अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ हो रहा है कराची यूनिवर्सिटी बुक फेयर जो कि इस्लामी जमीयत तलबा ने अरेंज किया है और किताबों की मोहब्बत हमें यहाँ पर ले आई है कि वो नौजवान जो यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स के ऊपर जो है किताबें ख़रीद रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, किताबों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं, उनके सामने हम बैठ कर कुछ गुफ्तगू कर सकें। और हमें आज गेस्ट पैनल में ज्वाइन किया सबसे पहले मोहम्मद फ़ारूक साहब ने, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है जमात इस्लामी की जानिब से। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है कैसर खान निज़ामानी साहब, जो कि मारूफ एक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स से भी आपका ताल्लुक़ है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद है कामरान सुल्तान गनी साहब, जो कि नाजिम है इस्लामी जमीयत तलबा कराची यूनिवर्सिटी से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो फारूक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। फारूक भाई, सबसे पहले तो यू आर द अकलौते वन एंड ओनली MPA फ्रॉम जमात इस्लामी इन सिंध असम्बली। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, अकेले जो है आप तनहा खड़े हुए हैं वहाँ पे जनाब? नहीं, मैं तनहा तो हूँ, लेकिन मैं वाहिद MP हूँ जिसने इस कराची से जिस जमात ने 8 लाख वोट दिए हैं, 8 लाख वोट लेके जमात इस्लामी का सिर्फ एक MPA बन सका है। हालांकि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास यहाँ तकरीबन अगर मैं कोई मुगालता ना करूँ तो 8 MPA हमारे सिंध असम्बली के अंदर होते। लेकिन मैं वैसे तो ज़ाहिर है जिस कंस्टिट्यूंसी में मैंने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, मेरे अपने वोट 23,500 हैं, लेकिन मैं 8 लाख वोटर का जो है वो वाहिद MP हूँ। इसलिए आपका एरिया कौन सा बनता है, इलाका कौन सा बनता है वो? मेरा PS 91 है और सब डिवीज़न शाह फैसल है, अल-फलाह, रफ़ाया, मज़ीमपुरा और शाह फैसल कॉलोनी। बहुत बुरे हालात है सर वहाँ पे, आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हालात कहाँ के ख़राब हैं, सही हैं कराची के। अच्छा, ये भी सही है, सही कहा पर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मकबूलियत मिली कराची से, उससे पहले MQM को भी बड़ी मकबूलियत मिली कराची को, एक वक्त में जमात इस्लामी को भी बड़ी मकबूलियत मिली, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक डिफरेंस क्रिएट किया और कराची के लिए बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई। मुझे ये महसूस होता है कि अमीर कराची की हैसियत से वो कराची की बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ बन गए थे, कराची का मुकदमा बहुत अच्छा लड़ते थे, लेकिन आप लोगों ने उन्हें पूरे पाकिस्तान का अमीर बनाकर कराची की आवाज़ छीन ली। तो कराची वालों का नुकसान किया है आपने बहुत ज़्यादा? नहीं, आप समझते हैं कि कराची को नुकसान हुआ है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। अच्छा। और एक ऐसी वोकल आवाज़ जो यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमान बन सकती थी। नहीं, लेकिन बात ये हुई ना कि अब जब आप नेशनल लीडर बन जाते हैं ना, आप फिर बोलते हैं यार रीजनल आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं जो वो कराची की आवाज़ नहीं उठाऊंगा। अब उन्होंने जो है वो कराची की आवाज़ जो है वो उठाना छोड़ दी है और यही वजह है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी वजह से जमात इस्लामी का जो थोड़ा राइज हुआ था अब वो दोबारा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। देखें, कराची डिक्लाइन की तरफ तो नहीं जा रहा। कराची उस पाकिस्तान का ही शहर है जिसके वो अमीर बने हैं। हमारे यहाँ तो देखें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है ना। हम जमहूरियत की सिर्फ अलम नहीं उठाते, बल्कि जमहूरियत अपनी पार्टी के अंदर कायम करके हमने सारे सियासी पार्टियों को दिखाया है कि एक UC का जीता हुआ काउंसलर पूरे पाकिस्तान की एक पार्टी का सरबराह बन सकता है, इलेक्शन के ज़रिए से, वोटों के ज़रिए से, आमनीत के ज़रिए से नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कराची की नुमाइंदगी और कराची के मसाइल पर बात इस वक्त हमारे कराची के अमीर मुनीम ज़फ़र साहब बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी जब अमीर बने थे शहर के तो 9 साल पहले ऐसे तो नहीं थे जैसे जब वो 9 साल छोड़ के गए। तो यकीनी तौर पे ग्रूम होने में टाइम लगता है, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त भी कराची के शहरियों की आवाज़ है और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला हर मसले को उठाती है, ऐवान में भी उठाती है, अदालतों में भी जाती है और चौकों चौराहों के ऊपर अभी भी के इलेक्ट्रिक अगर किसी से परेशान है तो जमात इस्लामी है। स्वीट साउदर्न गैस डंपर पे आवाज़ उठाई आपने, डंपर जो इतने सारे लोगों को चल रहा है कराची के अंदर। जी, असल में असम्बली के इजलास तो हो नहीं रहे, हमारे सेशन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जमात इस्लामी डंपर के हवाले से एक तो हम ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत सारी हुई हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रात 12 बजे से पहले कोई डंपर कराची की सड़क पर नजर आया तो उस डंपर को जला देंगे? नहीं, ये तो हम नहीं कहते। अच्छा, नहीं कह रहे आप? नहीं, देखें, कानून हाथ में लेना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके अगेंस्ट नहीं, अगर इंतजामिया नहीं कर पा रही, इंतजामिया डंपर को कराची में नहीं रोक पा रही और ये खूनी ट्रॉलर, ट्रैक्टर, डंपर जो है कराची की सड़कों में घूम रहे हैं तो उन्हें कौन रोकेगा? अगर इंतजामिया नहीं रोक पा रही तो फिर अवाम ही रोकेगी ना। मैं बताता हूँ, उसका तरीका ये है कि इंतजामिया को जाके उनके ऑफिस को जाके पथराव करें, उनके शीशे तोड़ें, इनके मोबाइल को शीशे तोड़ें,
पुलिस ये- वाले मिले हैं तो ये उनकी तकरीबकारी नहीं, वर्दी ये को उतारें। तकरीबकारी नहीं है। देखिए उनकी शीशे तोड़े- जिम्मेदारी है, डंपर वाले की जिम्मेदारी नहीं ये है। शीशे तोड़े कौन, अवाम डंपर- तोड़े? जी जी आवाम तोड़ेंगे शीशे। सर क्यों तोड़े सर? इसलिए नहीं, तोड़ेंगे- नहीं सर, तोड़ेंगे। सर देखिए ये बात नहीं, मैं बता रहा हूं। आप देखिए, आप कह आप रहे हैं कराची डंपर- यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, आपको ये कहना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें सर। आप कह रहे हैं कि डंपर जला दो। नहीं, मैं ये नहीं कह कह रहा हूं रहा। डंपर ना जला। अच्छा। आपने कहा कि जमात इस्लामी डंपर जलाने, अच्छा। डंपर को तोड़ने की नहीं, हम इसके हामी नहीं ठीक है। है। एक तो लिसानी बुनियादों पर ये शहर पहले ही बहुत तफरीक हो चुकी है। हाँ। लिसानी बुनियादों पे तो कोई भी नहीं, नहीं क्या होना करें? चाहिए आप क्या- कि आवाम क्या ड्राइवर करे? वो बोलने वाला है और मालिक जो है वो जबान बोलने स्ट्रीट वाला है। क्राइम कराची में बहुत था, तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को फिर लोगों ने खुद पकड़ा और फिर बहुत मारा, बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल मारे गए अवाम के हाथों। ये शहर कहाँ जा रहा है, ये मुल्क कहाँ जा रहा है? अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं हम। रिजवान भाई मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ कि ये इंतहा पसंदी की तरफ ना जाए। हाँ। कानून, अगर कोई कानून का पाबंद नहीं है तो उसके जवाब में हम गैर कानूनी एक्ट ना करें। कोई जमात इस्लामी कानून के हुदूद में रहने वाली चीज़ क्या है। करें, करें अवाम क्या करें? देखिए आवाम ये करे कि आवाम प्रोटेस्ट करें, आवाम उन लोगों पे प्रोटेस्ट करें जिनका ये काम है। देखिए आप आईजी सिंध, डीआईजी सिंध, पुलिस, आप असेंबली का घेराव करने किसने मना किया आपको? सीएम हाउस का घेराव करने के लिए किसने मना किया? प्रेस क्लब पे। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, आपको ज़ाहिर है वो फिगर्स याद पता होंगी आपको। ठीक है। 99 लोग डंपर, टैंकर और इसके हैवी ट्रैफिक के जद में आके सिर्फ ये 42 दिनों के अंदर, जी। 42 इस साल के 42 दिन गुजरे हैं अभी। उस 42 दिनों के अंदर तकरीबन 100 लोग यानी 99 लोग जो है वो मौत के मुंह में जा चुके जी। हैं। तो ये तो उन्होंने इस- भी, जो डंपर के जो मालकान है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ये सड़कें जिम्मेदार हैं, ये इंतजामिया जिम्मेदार है, या जो हाल हुआ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें इसकी वजह से लोग मर रहे मैं हैं, यही उनकी तो वजह कह से रहा नहीं मर हूँ। रहे। लेकिन रिजवान भाई ये बात भी देखने की है कि जिसका बच्चा मर रहा है हाँ। वो खुदा के एहतजाज करे, जिसकी गाड़ियाँ जल रही हैं वो खुद एहतजाज करे। इस दोनों के बीच के अंदर जहाँ हुकूमत को होना है वो हुकूमत का है, जहाँ पुलिस ने होना है वो पुलिस का है, जहाँ वजारत दाखिला ने होना है, जहाँ हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने होना है वो है कहाँ? गायब कहाँ है? ये शहर तो ऐसा लग रहा है लावारिस है। ये टैक्स देता है शहर, और ये टैक्स दे, उसके बाद डंपरों के नीचे इसके बच्चे आ जाएं, नौजवान और औरतें और तालिबात जो है इसके नीचे आ जाएं, और ना ही यहाँ पर मेन होल ठीक के है। कवर मौजूद हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि इस साल के अंदर 3 लोग गटर के अंदर और नाले में गिर के हलाक हो चुके हैं। ठीक है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हाँ। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन यहाँ देने के लिए हमारे हुक्मरान राजी कुछ नहीं है। 17 साल से तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुकूमत में है, 17 साल से, और यहाँ इस शहर के लोगों को चले कुछ चले नहीं मैं आपकी मिलता। तरफ वापस आऊँ। कैसर खान निज़ामानी से मसला मौजूद है। बात यह है कि एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, सेलिब्रिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उनमें चंद लोग हैं कि जो नज़र आता है कि सोशली तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे एक दर्द दिल रखते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। उन पे हम टॉप पर कैसर खान निज़ामानी साहब को देखते हैं। तो कैसर भाई कराची को किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से देखते हैं कराची के इन हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, वो ज़िम्मेदार होती है तमाम शहरियों के हुकूक के हवाले से और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो जब इंतज़ामिया में करप्शन दाखिल हो जाए तो फिर वो हुकूक सल्ब होना शुरू होते हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं और टेक केयर होना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब जहाँ हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ लाकानूनियत की वजह क्या है? कानून नाफिज करने वाले लोग वो अपनी हैसियत से बढ़कर अपने शाहों के वफ़ादार हो जाते हैं, तो शहर का आम आदमी, मुझ जैसा आदमी, वो सफ़र करता है, फिर चाहे वो टैंकर की जद में आए या गटर में गिरे। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि हैदराबाद में वकला का बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ। किसके ख़िलाफ़? एक पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़। जी। कराची में भी इस किस्म के प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन उनमें वकला बरादरी इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो इस शहर के हालात होते चले जा रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि सिविल सोसाइटी जब तक सामने नहीं आएगी और हमारे अथॉरिटेटिव लोगों को एहसास नहीं दिलाएगी कि आप लोग गलतियां कर रहे हैं और आप लोग करप्शन की जद में आ चुके हैं, और इसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें रास्तों पर ट्रैफिक के हादसात का शिकार हो रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी। सर जिम्मेदारी है, फेलियर है।
अभी वो जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो क्योंकि जिम्मेदारी- डिलीवर नहीं हो रहा तो एक बहुत बड़ा फेलियर है जो हम देख रहे हैं, और ये फेलियर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जिम्मेदारी का जब आपको एहसास नहीं होगा तो वो फेलियर ही कहलाएगा ना। अब चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ले लें, चाहे आप उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ले लें, आप ट्रैफिक की सिचुएशन आप देखें। कराची शहर में जिस तरह डंपर्स की बात आपने की, मुझे आप ये बताइए कि कितने ट्रक्स, ट्रॉलर्स, डंपर्स सिंध के या कराची के रजिस्टर्ड हैं? नॉट इवन 1%। रास्ते हमारे शहर के ख़राब करते हैं, टैक्स वो अपने सूबे में जमा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे सोचना चाहिए, जिस तरह दुनिया में होता है कि दूसरे शहर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जब किसी और शहर में जाती हैं तो उन्हें 15 दिन या 20 दिन की राहदारी या परमिट दिया जाता है। उस 15 या 20 दिन का टेन्योर ख़त्म होने के बाद उस व्हीकल को वापस अपने शहर जाना होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं होता। बिल्कुल। और जहाँ सबसे पहले तो आपको कानूनन ये देखना है कि दूसरे सूबों की गाड़ियाँ यहाँ पर परमानेंटली रुक कैसे सकती हैं। बिल्कुल, और दूसरी बात यह कि क्योंकि पोर्ट यहाँ पर है तो पूरा पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितना भी जो सामान होता है, सब गुड्स जो है उसको लेके यहीं से जाती हैं, और यहाँ की ट्रैफिक पे भी बोझ आता है, वो यहाँ की सड़कों पर भी यहाँ बोझ मैं फिर आता है, अदब से और रोकूंगा उसमें आपको। इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैं आपको अदब से रोकूंगा। दुनिया भर में जो ये लॉजिस्टिक्स का काम है वो ट्रेन्स के जरिए किया जाता है। बिल्कुल। बसेस, ट्रक्स और ट्रॉलर्स के नहीं सर, जरिए वो नहीं किया तो जाता। ये तो अलग मौजू है। पिछली हमारी बार- ट्रेन को नहीं, तो नहीं, मैं तबाह आपको- किया गया, जानबूझ के तबाह किया गया, और इस मैं उस पेट्रोल शख्स माफिया के- ने तबाह किया, उन लोगों ने तबाह किया जिन्होंने ये हाईवेज बनाने थे, ये सब देखिए, चीजें करनी थी। अगर ऐसे पढ़े लिखे नौजवान असेंबलियों में जाएंगे ना जी। तो वो शहर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जी। लेकिन जब हमारे इदारों में या हमारे पार्लियामेंट्स में वो अनपढ़ अनासर जाएंगे जो कि फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके होते हुए आप अगर यहाँ पर शहर में बेहतरी की तवक्को रखते हैं तो देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। लेकिन सर उसी पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा था। मैंने शहर से लड़ा था, कराची से। मैंने किसी गांव देहात से नहीं लड़ा था। हाँ, लेकिन उसी जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है। तो जब मुझे कोई और पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या करूंगा भाई। अच्छा। मैंने तो एमक्यूएम से भी रिक्वेस्ट करी थी। अच्छा। मैंने तो पीटीआई से भी कहा था, किसी ने नहीं दिया। फारक बैठा था, इन्होंने कहा लड़ लो, मैंने कहा ओके फाइन। अच्छा, चले ठीक है। तो आज कैसर खान निज़ामानी साहब ने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, ये वजह भी सामने आ गई है। हाँ। ठीक है, चले, दैट्स गुड। तो टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची यूनिवर्सिटी बुक फेयर में, और मेरे सामने किताबों का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है, और स्टूडेंट जो है वो किताबें ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ कामरान सुल्तान गनी साहब मौजूद हैं, जो नाज़िम है इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची के, और हर साल आपका ये कुतुब का ये फेस्टिवल होता है, और तकरीबन मैं भी हर साल आता हूँ, आप लोग मुझे बुलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ बैठ कर ये पहली दफ़ा ऐसा है कि हमने कहा इसमें टॉक शो होना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी काबिश है। कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है, किताबों पे नहीं मिल रहा, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमयत का जो है 91वां बुक फेयर है। जमयत का पहला जो बुक फेयर हुआ था वो 1973 में हुआ था, और इसमें जो है 25% डिस्काउंट है। किसी कुछ स्टॉल में 40% भी है, 20% भी है, मगर डिस्काउंट के साथ मिला जाता है। लोग किताबें खरीद रहे हैं। जी जी, खरीद रहे हैं। अच्छा, यानी कोर्स की किताबें भी हैं और अदर देन दूसरी किताबें भी हैं। जी जी, ये मुझे भी याद है कि जब मैं माजी में आता रहा हूँ तो मैं बहुत सारी किताबें यहाँ से खरीद के गया हूँ, और हमने ज़िंदगी में यही सीखा है कि पुरानी कमीज से काम चल जाएगा, नई किताब खरीद लो। ठीक है, तो लोगों को किताबें खरीदनी चाहिए। ये पहले हम दिन- इन्वेस्टमेंट करते नहीं, किताबों पे हमें करनी चाहिए। ये पहले दिन जो है हमें अंदाज़ा हो जाता है बैग टैग के ज़रिए ना। तो 22,000 स्टूडेंट ने विज़िट किया है पहले दिन बुक फेयर का। अभी दूसरे दिन का जो है हमें शाम तक पता चल जाएगा कि दूसरे दिन कितने टोटल, जो हम पिछले सालों में कराया गया तो 60 से 65,000 बच्चे विजिट करते हैं बुक फेयर का। ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होते हैं, NAD के भी होते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी हम दावत देते हैं इसमें। ठीक है, तो आप ये बहुत सालों से स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी है, तो इस्लामी जमीयत तलबा अपने तौर पर ये अच्छी एक्टिविटी कर रही है, अच्छा गुड साइन। तो आपने कभी कोशिश नहीं की जनाब भरपूर आवाज़ उठाए? मुख्तलिफ हुकूमतों ने वादे किए लेकिन वो कभी भी यूनियंस जो बहाल नहीं कर सके। जी, इसमें हमारी कोशिश, जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई है। हर 9 फरवरी को योम सियाम जामिया कराची में मनाते हैं। इस साल भी हमने 9 फरवरी को एक रैली की है, वॉक की है पॉइंट टर्मिनल से फार्मेसी चौक तक। हर साल हम इसकी आवाज़ उठाते हैं। हम बाकायदा हमने कोर्ट में भी केस किया है इसके,
कि तलबा यूनियन जब बहाल कर दिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने कर दिए कि ऐलान तलबा यूनियन बहाल है, तो आप तलबा यूनियन क्यों नहीं करवाते? अच्छा, इसमें फारूक भाई सिंध असेंबली में कई बार बात हुई और तकरीबन हर सियासी जमात ने बात की, क्योंकि देखिए हर इस तरह की सोच रखने वाले पॉजिटिव लोग हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। हम भी क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं और उसी के रिप्लेसमेंट में क्योंकि नहीं थी ये तलबा यूनियन, तो हमने 2005 में यूथ पार्लियामेंट बनाई थी कि चलो स्टूडेंट यूनियन जो है वो नहीं है तो हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और वहाँ से हम फिर नई क़यादत लोगों को देंगे, और हमारे पास भी मोर देन 40,000 नौजवान उसके मेंबर रह चुके हैं। तो लेकिन वो किसी सूरत में भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तलबा यूनियन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये मसला है मौजूद। अब आप असेंबली में मौजूद हैं तो आप भी आवाज़ उठाएंगे भरपूर इस पर। जब ये हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वहाँ तो प्रॉपर इलेक्शन होते हैं जी, ज़रा जमहूरियत की नर्सरी है वहाँ तो जमहूरियत तो वहाँ मुल्क के अंदर भी है, हमारे यहाँ तो मुल्क में भी जमहूरियत नहीं है। मसला ये है कि हमने तो इस दफ़ा जो फॉर्म 45-47 के साथ किया है वो इस दफ़ा तो ज़ाहिर कुछ सर और ही चुना 1947 से हमें मोहब्बत बहुत है। जी, बस वो जिन लोगों को मोहब्बत है उन्होंने ही फॉर्म 47 ईजाद किया है। अच्छा, मैं सिर्फ तो ये आप भी कह रहा हूँ- मोहब्बत करें ना। 1947 सर, आप यादगार सीधा साल है सीधा पाकिस्तान के लिए। बताइए ना कि यहाँ ना कोई अपनी मर्जी से आता है ना ना अपनी अपनी मर्जी मर्जी से जाता हाँ। है। सिंपल। नहीं, मैंने बोला पता नहीं जो ज़्यादा सीधी बात करने लगे थे तो प्रोग्राम ही रुक ना जाए, कहीं ज़्यादा सीधी भी नहीं करनी चाहिए। ये 11 फरवरी 2022 को ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया जी। सिंध असेंबली के अंदर, जो पिछली असेंबली थी, और एक कानून साजी हुई और वो 11 फरवरी 2022 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं उस ठीक है। कानून साजी को, कि स्टूडेंट यूनियन पे से पाबंदी इन्होंने लिफ्ट कर ली और एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जो है वो उसकी कवायद और ज़वाबित तय किए, और फिर एक और मज़ीद कमेटी बनाई जिसमें 10 यूनिवर्सिटीज़ के जामियात के जो है वो वाइस चांसलर मौजूद थे और हुकूमती कुछ लोग मौजूद थे, कुछ सेक्रेटरीज़ मौजूद थे। ये 3 साल गुजरने के बाद उन्होंने उस कमेटी की एक तो मीटिंग कोई मीटिंग नहीं हुई, उस कमेटी कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। 3 साल गुजरने के बाद अभी तक इन्होंने किसी एक जामिया में भी इलेक्शन नहीं कराया। मैंने उसकी याद दहानी के लिए अभी मुझे ज़ाहिर है मुझे स्टूडेंट जो भी विंग्स हैं वो रब्ता करते हैं, ख़ासकर इस्लामी जम तलबा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जम तलबा से भी रहा है जी। अपने दौरे तरबीब में। तो इन्होंने मुझे यहाँ के कराची के जो इनके नाज़िम हैं उन्होंने रब्ता किया, उनकी पूरी कैबिनेट ने रब्ता किया। मैंने करारदाद मूव की, रेजोल्यूशन मूव की, और वो रेजोल्यूशन इत्तफाक यह है कि जनवरी में आ गई, लग गई उस पर। और मैंने वहाँ रेजोल्यूशन खड़े होकर पढ़ी तो हमारे वहाँ पार्लिमानी अफेयर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने कहा कि फारूक भाई आप क्या चाहते हैं, इस पे तो हम काम कर रहे हैं और हमने तो पाबंदी उठा दी है। मैंने उनसे पूछा कि आपने पाबंदी उठा दी है, 3 साल तो हो चुके हैं, आप मुझे कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ आपने CR के इलेक्शन भी कराए हों, किसी जो है डिपार्टमेंट के हेड का भी, आपने FSC का भी कोई किया हो। कोई इलेक्शन नहीं किया इन्होंने करवाया। स्टूडेंट यूनियन पे सिर्फ पाबंदी उठाई है, कहते हैं पाबंदी उठाई। पाबंदी उठाने का मतलब ये था कि इलेक्शन कराएं। लेकिन पता अब नहीं तो किस अब तरह तो अब तो वाइस चांसलर भी ब्यूरोक्रेट आ रहे पता हैं। क्या रिजवान तो- साहब, अब ये जगह बनती है पथराव करने की और शीशे तोड़ने की। अच्छा, ये MPS आपको करना चाहिए। हाँ। जिस तरह आप ये तरगीब दे रहे थे ना कि जो बात नहीं मान रहे वहाँ जाके पथराव करे, जलाओ, घेराओ, तो ये जगह बनती है जहाँ MPA की नहीं सुनी जा रही, वहाँ आम आदमी की कहाँ सुनी जाएगी? बिल्कुल यार? बिल्कुल। मैं उसके बाद फिर हुआ क्या, उसके बाद तलबा ने घेराव किया उसी सिंध असेंबली का, और सिंध असेंबली के गेट पे जाके बैठे हैं जी, और मैं उसमें जाके, हमारे कराची के जो नाजिम है जमात इस्लामी के मुनीम जफ़र साहब, हाँ। वो मौजूद थे। मैं खुद असेंबली का इजलास अंदर चल रहा था और असेंबली का इजलास जैसे ही ख़त्म हुआ मैं इनकी जो है वो उस प्रोटेस्ट में आगे शामिल, ठीक है। मैं रोड पे बैठा हूँ ठीक आके है। और इनके साथ था। वो सही है अब कि वाइस हम चांसलर पत्थर नहीं ब्यूरोक्रेट मारेंगे। बनेंगे। भाई आपके क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने उस मुसवदे पर दस्तखत नहीं किए, जी, और आई एम प्राउड ऑफ गवर्नर साहब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये एक बहुत ही बुरी रवायत पड़ जाती कि इन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर कि तालीम का निज़ाम होना चाहिए तो किसी माहिर तालीम को यहाँ का सरबरा होना चाहिए, कैसर भाई, किसी आम मतलब ब्यूरोक्रेट को नहीं। आपकी बात कट रही है। ज़ाहिर है वो जब बिल आ रहा था मैंने उस बिल में अमेंडमेंट डाली थी, जी। और मैं क्योंकि उस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ तो मैं उसमें शरीक हुआ और मैंने वहाँ जाके बात की, और सिर्फ मेरी वजह से और एक हमारे MQM के MPA थे, दोनों ने अमेंडमेंट डाली थी। उन दोनों की वजह से 3.25 घंटे वो जो है वो मीटिंग चली है स्टैंडिंग कमेटी की। ठीक है। इन्होंने अक्सरियत पे वो पास कर लिया। अब जो गवर्नर साहब ने रोका भी है तो ज़ाहिर है आप भी जानते होंगे, आप तो वो रोकने का कोई फायदा नहीं होता फिर वकील उसके बाद हैं जो आप। जी। कैसर भाई आप फरमाएं
कि कराची ने जो हालात देखे हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन जब यहाँ पे एक दिन में 100 लाशें गिरती थी, बहुत बुरे हालात थे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम उस दौर में भी रिजिलियंट थे और उस दौर में भी कराची उन सारे मसाइल से लड़कर भी खड़ा रहा। लेकिन पिछले एक साल में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हम रिजिलियंट होने के बजाय हम अल्टरनेट सोचते हैं, अब हम रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मायूसी जो कि गुनाह है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मुल्क की इंतज़ामिया से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी जिस तरह से भी गवर्नेंस हो रही है, चाहे वफाक में हो, चाहे ख़ास तौर पे कराची के इशूज़ हों, लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूस हैं। अच्छा रिजवान, इसमें कुछ गलती हमारी भी है जी, सिर्फ आप हुकूमतों को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो बाज़ार में फ़्रूट की कीमत है, रमज़ान शरीफ आने में अभी 10-15 दिन बाकी हैं, आप एक हफ़्ते बाद देखिएगा कि वो फ्रूट की कीमत कहाँ चली जाएगी। वो कौन बढ़ा रहा है? वो हुकूमत बढ़ा रही है या मैं और आप बढ़ा रहे हैं? हम खुद नहीं, उसमें हमारा अपना बहुत हाथ बड़ी भी साथ वजह नहीं। एक डिमांड और सप्लाई की भी होती है। डिमांड जब सारा डिमांड दिन- बढ़ती है तो सप्लाई मेरी जान, तो इशू भी आता सारा है। दिन तो कोई जी। खाना भी नहीं खाता, सब तो रोजे में होते हैं। आप तो एक वक्त खाली खाना खा रहे हैं ना इफ्तारी। नहीं, लेकिन वो फ्रूट्स वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं नहीं ना, सर, वो ये डिमांड हम- बढ़ नहीं सर, जाती नहीं, नहीं, है। नहीं, कुछ वजह उसकी मैं वजह से ये- होती है, मैं कुछ एक- हमारी भी वजूहत होती हैं। हम जो लोग जी। हैं, जो हम अपने आप को मुसलमान कहते जी। हैं, इसमें हम लोगों का कसूर ज़्यादा है, क्योंकि रमज़ान आते ही आपके हर चीज़ महंगी हो जाती है। जबकि नॉन मुस्लिम्स अगर आप देखें तो वो रियायती सेल लगा देते हैं। बैरून ममालिक मुसलमानों को वो लोग फैसिलिटेट करते हैं, वो डील्स लगाते हैं, सस्ती चीज़ें देते हैं। हमारे यहाँ ये अक्सर उलट है इसका। आप बरी चले जाएं, आप अप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो गेस्ट हाउसेज हैं उनके किराए 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये हुकूमत कर रही है, अच्छा, हम खुद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी ये बात हमारे अपने अमाल का नतीजा है। देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जैसी कौम होती है वैसे ही हमारे पर हुक्मरान नाजिल कर दिए जाते हैं, मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो हमारी अपनी गलतियाँ भी है ना भाई। लेकिन कैसर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ की ये मिसालें दे रहे थे वहाँ कोई सिस्टम है, गवर्नमेंट और प्रेस कंट्रोल अथॉरिटी का काम है। जी। जब आप आज़ाद छोड़ देंगे तो फिर यही होगा कि मेरे पास अगर 1 दर्जन केले हैं, उसको ख़रीदने के लिए 30 लोग खड़े होंगे, तो आज़ाद नहीं होना चाहिए। सर दुनिया आज़ाद में है। फार्मर मार्केट्स होती हैं जहाँ पर एक एग्रीकल्चरिस्ट अपनी प्रोडक्ट लाके मार्केट में बेचता है। हमारे पास आड़त निज़ाम है, आड़ती है, जो कि एक रुमाल रख के और हाथों से उंगलियों से वो कैलकुलेट करके और ना जाने प्राइस कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले जब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तब तक ना एग्रीकल्चरिस्ट को फ़ायदा हो सकता है और ना ही आम हम लोग जो है हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात थी, सिस्टम क्योंकि देखिए रमज़ान ऐसा नहीं है कोई 10 साल बाद आते हैं, हर साल आते हैं। समर वेकेशन कोई हर साल होती है, यानी जब सीज़न जो होता है, जब पीक पर होता है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, वो रेगुलर फ्यूचर है। तो इसका मतलब इंतज़ामिया सोई हुई है, किसी को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। अगर आपको मालूम एक चीज़ आनी है, अगर उसमें 2-3 महीने 4 महीने पहले से उसकी गुड मैनेजमेंट की जाए, कुछ गवर्नेंस उसके अंदर हो, कुछ इंतज़ामिया इन्वॉल्व हो, कुछ पीछे से हर तरफ से जो है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट का जो एक लिंक हो, तो आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है। और इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये करके दिखाया है। और आप जब ट्रैवल करते हैं आप देखते हैं कि दिसंबर में, नवंबर में दुनिया भर में सेल होती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं सेल होती जनाब? यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको सर जमात इस्लामी से ये कैंपेन आनी चाहिए कि हर साल जो है रमज़ान में सबसे ज़्यादा सेल लगेगी, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इफ्तार कर सकें और जो गरीब लोग हैं वो अपनी ईद बना सकें। इस पर सर टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी बुक फेयर में इस्लामी जमीयत तलबा ने ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है आमिर नवाज़ बड़ाई साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है कराची बार एसोसिएशन के, और अभी आपने ताज़ा इलेक्शन भी जीता है, आपको मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। पहले भी आप थे प्रेसिडेंट, लास्ट टेन्योर भी आपका था, अब दोबारा आप इलेक्ट हुए हैं और कराची को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो वकला है वो अपने हकूक़ के लिए, अपने इशूज़ के लिए, या कोई मसला आ जाए, जैसे भी हमने सुपर हाईवे पे देखा जो प्रोटेस्ट हुआ, वो उसके लिए निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलना चाहिए। लेकिन कराची के इशूज़ के लिए, कराची में भी डंपर का एक बड़ा इशू चल रहा था,
डंपर माफिया का कह लें या उसके तहत जो भी हलाकतें हुई, स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है, कराची के पानी का बहुत बड़ा इशू है, सड़कों का बड़ा इशू है। रेड लाइन देखें आप, पिछले 2.5 साल से बने जा रही है और अभी 1.5 साल और है, और उसमें वहाँ पे क्या बुरा हाल है उस सड़क का। यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी आना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे इशूज़ हैं, अगर मैं गिनवाता चला जाऊँ तो शायद वो गिनवाने में गुजर जाएगा सारा टाइम। तो उस पर क्या कर रहे हैं वकला जो है? देखें, हम जो भी इश्यूज़ होते हैं बेसिकली हम जब बात करते हैं, हम पाकिस्तान लेवल, फिर सिंध लेवल, फिर कराची लेवल पे। पाकिस्तान लेवल पे जैसे 26वें अमेंडमेंट का इशू चल रहा है उसको हम बात करते हैं। फिर सिंध लेवल पे हमारा एक बड़ा इशू चल रहा है जो कराची से भी, जो हमारे जहाँ तक कश्मीर से शुरू होकर कराची तक इफ़ेक्ट करेगा, वो 6 कैनल्स का इशू है जो दरिया सिंध पे बनाई जा रही हैं, जिस पे हमारी रिजर्वेशंस हैं। फिर इसी तरीके से कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है। डंपर माफिया का जो इशू है उस पर भी हमने जो है, आपने देखा होगा कि वकला ने अगर वो आफाक भाई को के खिलाफ एक FIR भी की है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो डंपर जो सी माफिया है। सर आम आदमी तो अदालत जाते हुए डरता है ना, या सोचता है कि यार मैं कैसे जाऊं, क्या करूंगा। आप लोग तो जनाब ये हर केस लेके जा सकते हैं, कराची के जो इश्यूज हैं इनके केस आप लेके पहुंच सकते हैं सर। CP फाइल है, ये जितने भी आप इश्यूज़ कह रहे हैं इन सब पे मुख्तलिफ वकला ने CP फाइल की हुई है, और डेफिनेटली बाकी फिर आगे कोर्ट्स ने देखना है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। फौरी और सस्ता इंसाफ, बस ये ख्वाब ही रहेगा या इसको कभी हो जाएगा? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो साइल जाता है आप लोगों के पास, वकला के पास जाता है, सबसे पहला जो लुटता है एक साइल, वो अपने वकील से लुटता है। तो वो बस एक, यानी हर तरफ से मायूसी है। तो आप काला कोर्ट से तो उम्मीद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखें, हमारे पास हम ये भी नहीं कहते कि हम दूध के धुले हुए, सही है, लेकिन वकीलों में 90% वकील ऐसे हैं, वकील के पास जब केस आता है ना तो वो वकील क्लाइंट से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लड़ता है। उसको पता होता है कि ये मैं काम अच्छा करके दूंगा तो मेरे पास दूसरा काम आएगा, और अगर मैंने ये काम अच्छा करके नहीं दिया तो कल को कोई दूसरा नहीं आएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये गिनती के लोग हैं, काली भेड़े, चीटर, ये सब हर जगह होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन वकला में आपको ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी हमारे 98-97% जो वकला हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, लोगों को अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा करते हैं। सपोज़ अगर मेरे पास मेरा क्लाइंट एक केस लेके आ रहा है, अगर मैं उसका काम अच्छा नहीं करूँगा तो वो 10 जगह जाके बताएगा भाई आमिर वड़ाइश ने। आप किसी का अच्छा काम करोगे वो किसी को नहीं बताएगा, आप किसी का ख़राब काम कर दो और किसी के आगे गाना गाएगा मेरा ये ख़राब कर दिया मेरा ये। तो इसलिए वकील अपनी इज्जत के लिए भी लड़ रहा होता है। तो आप बेफिक्र है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मैंने ये सवाल बहुत सारे वकीलों से किया है, लेकिन मुझे जवाब आपने बहुत अच्छा दिया, एक्सीलेंट। अच्छा कैसर भाई ये बताएं, वो लोग जो ये सोच रहे हैं, कुछ लोग तो खैर इस मुल्क से जा चुके हैं, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि चलो यार हम तो बड़े, जो हम कर सकते थे, हम तो बड़े रेजिलिएंट थे, लड़ते रहे इदारों से, पानी नहीं आया तो टैंकर डलवा दिया, बिजली का बिल महंगा देते रहे, सरकारी नौकरी नहीं थी, प्राइवेट तौर पे खड़े होते रहे, एक जंग लोगों ने लड़ ली। लोग बोलते हैं यार ये अगली नस्ल जो है ना शायद ये जंग नहीं लड़ पाएगी, शिफ्ट हो जाओ, निकलो पाकिस्तान से। इसमें कसूरवार आप हैं। अच्छा मुझे बताएं आज तक कोई मीडिया लॉस बने? नंबर 1, जब करप्शन आप का शिकार रिटायर्ड है। लोगों को हाँ। दोबारा इदारों के सरबराह बना के बिठाएंगे तो वहाँ नौजवान कहाँ जाएंगे? मैं तो इनसे आज भी कहूँगा इनको जहाँ बाहर मौका मिलता है जाए, यहाँ क्या करेंगे? अच्छा एज अ कॉमनर, एज जिसके आगे फैमिली है, जिसके आगे बहनें हैं, बेटियां हैं, वो क्या करेंगे? आप अपना बताएं, आप पाकिस्तान में रहेंगे? मेरे तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, दोनों लॉयर्स हैं। हाँ। तो मेरा टेंशन नहीं है। नहीं आप पाकिस्तान में रहेंगे? तो मैं अब कहाँ बैठा हूँ अभी? मैं नहीं आगे मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं प्लान पूछ रहा हूँ ना भाई। प्लान कुछ नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। अच्छा और कहाँ जाऊँगा मैं? ठीक है जी फारूक भाई। देखें आपने एक दो, सबसे पहले तो मैं ये जो स्टूडेंट यूनियन पे आप बात कर रहे थे, तलबा यूनियन के ना होते हुए भी इस्लामी जमियत तलबा ने जो ज़बरदस्त किस्म का कुतुब मेला माशाल्लाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खाली इनको नहीं, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर है इतने लंबे पाबंदी के बावजूद 1984 में पाबंदी लगाई थी एक आमिर ने जी, और उसके बाद तसलसल किया हुआ है हमारे पॉलिटिकल लोगों ने, जमहूरी लोगों ने। बीच में 3 सियासी पार्टियों की हुकूमत रही, वफाक में भी, सूबे में भी, लेकिन कोई इस पे से पाबंदी नहीं हटा सका, जी नहीं हटाना चाहते शायद। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद
ये सारी तलबा तंजीमें, मैं इस्लामी जमियत तलबा का खाली नाम नहीं लेता हूँ, जी। जो जो तंजीमें हैं वो पॉजिटिव काम कर रही हैं, इनको सलूट है इस दौर के अंदर। बड़ा मुश्किल काम होता है पढ़ना भी, उसके साथ अपने एक्सपेंस भी बर्दाश्त करना, तो ये एक अच्छी वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने बताई, बात की, यहाँ पे अभी बात चल रही जी। थी आमिर भाई के ज़रिए से कि अदालतें क्या कर रही हैं। जी इन्होंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, हाँ। हुकूमत ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ अपने आलाए कार ना बैठाए हुआ के, अपने गुमाश्ते नहीं बैठा रहे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें, इस सूबाई असम्बली के अंदर जब यहाँ पर बेंचेस बनने के लिए वहाँ से करारदाद मंजूर होनी थी, सिर्फ एक बंदा था, MPA था, जो खड़ा नहीं हुआ उसके हक़ के अंदर, क्योंकि इसकी दस्तूर के मुताबिक कोई था कि MPS को खाली आइज़ नहीं करना था बल्कि खड़ा होना था सीटों पे। जी। सिर्फ एक जमात इस्लामी का MPA था जो खड़ा नहीं हुआ था, सब के सब खड़े थे। यानी वो आप खुद थे? मैं था खाली जी। जिसने मुखालफत की थी उस 26वीं आईनी तरमीम की। इसलिए मुखालफत की थी कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके ज़रिए से करते चाह क्या रहे हैं, चाह ये रहे हैं कि सियासी लोगों को, और जो चार करवा रहे हैं इनसे, वो भी ये चाहता है कि उन्हीं के लोग आके जजेस बन जाएं, उनके लोग ही आके जो है चीफ जस्टिस बने, वही फैसला करें। और उसके बाद जो हमारा निज़ाम इंसाफ पहले ही तबाहली का शिकार है ना, कि यहाँ तो दादा की जायदाद का फैसला जो है वो पोता सुन रहा सर होता है। देखिए, आप तो आप मुल्की मफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं इस वक्त। सर नहीं, मैं मुल्की सर, मफाद की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ना कि मुल्की मफाद किसके अंदर है, उसी हिसाब से हर जगह लोग आने चाहिए, बस यही तो मसला उसी है कि जगह पे हर कुर्सी पे लोग बैठने चाहिए, जो लोग जीत के उसी आए हिसाब से MPA होने चाहिए, यही बात- उसी हिसाब से MNA होने चाहिए, उसी हिसाब से हर जगह लोग होने चाहिए। होनी चाहिए तो बहुत कुछ है। जमात इस्लामी इसके खिलाफ मुसलसल बात कर रही है, जी। पूरे पाकिस्तान में भी, सूबे सिंध के अंदर भी जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम को हमने तस्लीम नहीं किया। और मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने वहाँ असम्बली में जो खड़े होकर फ्लोर पे तकरीर की थी, मैंने वज़ीर आला साहब को मुखातिब करके कहा था, CM साहब, या तो आप ये आईनी तरमीम ख़त्म करके जाएंगे, या ये आईनी तरमीम आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगी और आप बाद में रो रहे होंगे जिस तरह और दीगर लोग रो रहे हैं कि हमने ये काम क्यों किया था। इसलिए जो इस वक्त पीका एक्ट बना है, उस पीका एक्ट पे भी वही काम है जो अभी कैसर भाई ने बताया है कि पीका एक्ट के ज़रिए से लोगों की ज़बान बंदी करनी है, लोगों के जो अल्फाज लिख के देना है, जैसा कि हमारी मिडिल ईस्ट में होता है कि जुम्मे के खुतबे के लिए भी लिखा हुआ आता है कि भाई ये जुम्मा तुमने पढ़। इसी तरह आप ये जो वैसे पाकिस्तान में भी ये हो जाना चाहिए सर। ये हमारे टॉक शो, वैसे तो रियासत जुम्मे का खुतबा देने का काम ना वो रियासत का है, और जो भी खलीफा होता है, जो जिसके पास इख्तियार होता है, वो जुम्मे का खुतबा दे। हमारे यहाँ तो जुम्मे का खुतबा जो दिया जाता है अरबी वाला, वो यानी मतलब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता, और वो बस वो पढ़ दिया जाता है। तो वो भी रिजवान भाई, वो रियासत जो शरई अदालत में इसलिए गई हो कि सूद पर पाबंदी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सूद ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो रियासत जो है ये लिख के देगी कि जुम्मे खुतबे में क्या पढ़ा जाए। एक शेर सुना दूँ अगर इजाज़त देते। शेर सुना। जब से जहाँ है तब से खराबी है मीर, जब से जहाँ है तब से खराबी है मीर, तुम देख के जहाँ को हैरान क्या हुए। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। एक शेर मैं सुना दूँ जी, आप भी सुना दें सर। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अच्छा हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। चले जी, ये तो बड़ा जबरदस्त। आमिर भाई, आप भी कोई शेर सुना दें। सर, मैं- आप भी सुना रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बड़े ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।